बीजेपी सरकार दलित विरोधी है। बीजेपी सरकार दलितों का उत्थान नहीं करती है। बीजेपी सरकार विकास तो करना ही नहीं जानती है। आपने ऐसी लाइनें सुनी होगी, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हमेशा विरोध में रही है सरकार, लेकिन क्या वाकई में सरकार दलित विरोधी है? आज आपको पता लगने वाला है इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आज हमारे साथ इन बातों का खंडन करने के लिए पूर्व मंत्री मौजूद हैं। रामकिशोर जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दलित विरोधी सरकार करार दिया जाता है बीजेपी को बार बार, आप इन बातों का किस तरीके से विरोध करते हैं? कांग्रेस ने हमेशा दलितों के नाम पर शासन किया है लंबे समय तक। उन्होंने केवल वोटों के समय पर एसटी, एससी, माइनॉरिटी को हमेशा उपयोग किया है, लेकिन वोटों के बाद में कभी भी उनकी तरफ, उनके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में आई हो, चाहे राजस्थान में आई हो, तब से लेकर के उनकी विकास की योजनाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किया है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने, अटल जी ने ये अलग से विभाग, हमारा एसटी एससी कमीशन अलग से बनाया और उसके बाद में डिपार्टमेंट अलग से बनाया और उनके लिए अलग से बजट आवंटन किया गया। केवल उसको बजटी आवंटन नहीं किया गया, उनके लिए बड़ी मॉनिटरिंग भी की गई। और आज आप देखेंगे कि आज हमारा जितना भी आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आपको उन्हीं बातों का जो आपने सवाल किया उसका जवाब उसी से मिल जाएगा कि जितने भी कच्चे जो पक्के मकान बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, उनमें कितने इन वर्गों के व्यक्ति हैं। सर्वाधिक व्यक्ति एसटी और एससी के व्यक्तियों को ही उसको लाभान्वित किया गया है। उसमें कोई ग्रुप नहीं देखा गया, कोई वर्ग इन वर्गों का है या नहीं है। तो कांग्रेस ने तो केवल वोटों के समय पर इनका उपयोग किया। और राजस्थान सरकार में भी सबसे पहले, चाहे वो एसटी एससी का जो आरक्षण था पंचायती राज में, माननीय भैरव सिंह जी के समय पर वो आरक्षण किया गया। उनके द्वारा हर वर्ग में हमारा प्रतिनिधित्व खड़ा किया गया और उसके आधार पर जिला प्रमुख बने, हमारे प्रधान बने और उसके कारण से उनका लगातार सरकार में सीधी भागीदारी रही। और उसी के कारण से कांग्रेस ने कभी भी नहीं चाहा कि इनका उत्थान हो। मैं एक चुनाव में गया था, वहाँ पर मांडलगढ़ में उपचुनाव था। वहाँ पर जब शिवचरण जी माथुर तीसरी बार उस गांव में गए तो पहले गांव में गया तो बिजली का कहा कि हम स्वीकृत कर देंगे। दूसरे चुनाव में गए तो उन्होंने खंभे डाल दिए और तीसरे में तार खड़े कर दिए, लेकिन उनके गांव में बिजली नहीं दी गई। लेकिन आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी राजस्थान की सरकार ने, माननीय भजन लाल जी की सरकार हो, चाहे पहले वसुंधरा राजे की सरकार हो, चाहे उससे पहले माननीय भैरव सिंह जी सरकार हो, लगातार इन वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयास किए हैं। और आज उसी का परिणाम है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन वर्गों के उत्थान के लिए, चाहे वो जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं, आज सर्वोच्च पद जो हमारे राष्ट्रपति का है, उस पर हमारे वर्ग के व्यक्ति को वहाँ पर मुर्मू जी को बैठाया है। और उससे पहले हमारे राष्ट्रपति पद पर हमारे पहले शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को बैठाया गया था। तो कांग्रेस के पास केवल कहने का है, केवल आरोप लगाने का है, लेकिन उन वर्गों तक कभी भी वो पहुंची नहीं है और न उनका पहुंचने का कोई प्रयास है। तो जिस तरीके से वक्फ बिल संशोधन किया गया है और हम सभी ने देखा है कि मुस्लिम शुरू से एक रीढ़ की हड्डी बनकर रहते थे कांग्रेस की, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि इन्होंने इतना समय हो गया, वोटर की तरह इनका हमेशा यूज़ किया और आज तक भी कांग्रेस राज में मुस्लिम समुदाय सिर्फ उनके लिए विकास में पंचर बनाने तक सीमित है। आप क्या कहते हैं? नहीं, उनका सबसे बड़ा कारण, मेरे गुरुजी रहे हैं मोहम्मद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने मुझे मॉडर्न लॉ पढ़ाया है। उनका कहना था कि 8वीं पास तक जो बच्चा मुसलमान का पढ़ेगा वो केवल मुसलमान रह करके रह जाएगा। उनको जो पढ़ाएंगे उसमें उनकी जो क्लासेज हैं, उनके मॉडर्न्स के स्कूल्स हैं, उसके अंदर पढ़ाएंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे, तो उसमें तो कूट करके भावना वही पैदा की जाएगी और वो देश विरोधी बनाई जाएगी। लेकिन जो मैट्रिक कर गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, वो मुसलमान एक प्रकार से रहा ही नहीं उनकी कैटेगरी में और वो देशभक्त हो गया। उसका कारण ये था कि कांग्रेस ने कभी भी एजुकेशन देने की इन वर्गों की कभी आवश्यकता समझी ही नहीं। उन्होंने कहा कि यदि हम इनको ज़्यादा पढ़ा लिया गया तो ये अपने अधिकारों के लिए समझ जाएंगे
और माननीय हमारे अंबेडकर साहब ने जिस प्रकार से संविधान दिया, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षित बनाने की थी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी राजस्थान में बनी है या भारत में बनी है, तब शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और उसी के आधार पर हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो आदिवासी है, वो जागृत हो गया है और वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के आज बराबरी के मुकाबले पे आ रहा है और अपने अधिकारों के लिए पूरा संरक्षण भी कर रहा है और भारत सरकार भी उसको और राजस्थान सरकार भी उनके बारे में लगातार विचार कर रही है। तो ये कांग्रेस का केवल कह सकते हैं कि केवल एक बनाया हथियार है, लेकिन उसके आधार पर ये वर्ग अब समझने लगे कि हमारा असल हितैषी कौन है और उसके आधार पर आज कारण जो सत्ता में लंबे समय तक रही, आज वो कांग्रेस बिल्कुल जीरो वाली स्थिति में आ गई, अस्तित्वहीन वाली स्थिति में। सही कह रहे हैं, बिल्कुल अपने पतन की ओर तेज़ी से बढ़ती हुई कांग्रेस का हाल तो देखिए सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से ST/SC मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और आप इन्हें लीड भी करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि राजकुमार रोत एक भील प्रदेश बनाना चाहते हैं अलग से, तो आप इसे क्या सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि एक अलग से एक प्रदेश हो? क्या इनका भी एक अलग से देश हो जहाँ पर सारा संविधान भी इनका चले या फिर हर चीज़ इनका हो? क्या कहते हैं आप, इस सोच को क्या सपोर्ट करते हैं? नहीं, उसको सोच को कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ये है कि चाहे कोई भी नागरिक हो, चाहे ST का हो, चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो, माइनॉरिटी का हो, उसको शिक्षित बनाएंगे तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, वहाँ पर एजुकेशन के सेंटर बहुत कम थे, अब लगातार वो जागृत हुए हैं। ये जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये तात्कालिक तौर से हुआ है और उसमें भी गलती उसको, क्योंकि ये प्लेटफार्म पे कहने का नहीं है, लेकिन कहीं हम टिकट वितरण के समय में कुछ इस प्रकार से हमारे समय पार्टी के संगठन को इस प्रकार की कोई सूचना दी गई, तो उसे कारण से जो उचित हमारा जो कार्यकर्ता था उसको सम्मान नहीं मिलने की वजह से उनको एक बार तो उनको सफलता मिल गई, लेकिन अब उनकी पार्टी का अब धीरे धीरे पतन की ओर है और वो आदिवासी इलाका भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परिपक्व तौर से है कार्यकर्ता और वो आगे जा कर के हमारी पूरी सीट वहाँ पर आएंगे। अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर मेरे साथ महिला भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी जो बामनवास क्षेत्र से आती हैं। महिला होने के नाते आप दलित महिलाओं में किस तरीके से विकास देख पा रही हैं जब से सरकार की नीतियाँ धरातल पर उतरने लगी हैं? नमस्कार चेतना जी, और आपका पहले तो मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मुझे बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। मैं डॉक्टर ममता मीना हूँ, अभी प्रदेश मंत्री हूँ ST मोर्चा में, और आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश की आधी आबादी महिला है और उनको विकास में भागीदारी दिए बिना मुझे लगता है कि हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, महिलाओं को आगे रख करके उनके हित के सर्वाधिक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे जो भी प्रकार की योजनाएं बनी हैं, आप चाहे से जो शौचालय से संबंधित योजना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, या फिर अब जो नारी शक्ति वंदन का जो अधिनियम लेकर के आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके माध्यम से अब जो है संसद में भी हमें आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास जितने भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, वो आज तक किसी ने भी नहीं किए थे। और महिलाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाने, जैसे नमो ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए कि महिलाओं में उनका आत्मसम्मान और उन कैसे जगे। उन्होंने SHG के माध्यम से महिलाओं का विकास किया है। लखपति दीदी के नाम से जो है स्कीम लेकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में सोचने का जो कार्य किया है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये वो पार्टी नहीं है जो अपनी ही महिला कार्यकर्ता के जस्ट बगल में बैठे हुए कहते हैं कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। आपने सुना होगा डोटासरा जी का वो बयान। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ किस क्षेत्र से आते हैं? मैं थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ मैडम। थानागाजी से आते हैं। मैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ लेती हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जी का कमबैक हुआ है एक तरीके से। खुद किरोड़ी लाल मीणा जी एक वक्त पर लोकसभा के बाद गायब हो गए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन जिस तरीके से उनका कमबैक हुआ है, आते ही उन्होंने अपना वही रूप दिखाया जो पहले देखा करते थे, तो उसका फ़ायदा पार्टी को अब कितना मिलने वाला है?
मैडम उसको पार्टी को पार्टी फुल सपोर्ट कर रही है, और वह जनजाति और सभी के लिए, जनजाति के लिए ही नहीं है, आदिवासी, SC ST और दूसरे तबके में जनरल में भी कोई गरीब परेशान हो रहा है उसके लिए भी वो खड़े हो जाते हैं। इसलिए वो हर गरीब के लिए मसीहा बन के आते हैं। और वह हर संविधान में जो मतलब संविधान में बीच चुनाव के टाइम संविधान में ये कह रहे थे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। कोई संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान में हमारी जब अभी अनुसूची 5 और 6 आई है, जिसमें हमारी अगर ज़मीन कहीं वक्फ बोर्ड के अधीन कहीं है तो वह उसको अधीन नहीं मानी जाएगी। दूसरा ये करे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस आरक्षण खरीदे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। और आरक्षण जो हमारी बैकलॉग वैकेंसी है उनके लिए भी वो निकाल रही है। और किरोड़ी लाल जी ST SC और सभी समुदाय, गरीब समुदाय के लिए एक मसीहा के रूप में खड़े रहते हैं। गरीबों को कभी वह गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। तो किरोड़ी लाल जी हमारे समाज के मसीहा हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन जब वोटों की राजनीति करनी होती है तो कांग्रेस परस्पर झूठ फैलाती है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जब चुनाव आते हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि धरातल पर जब चुनाव आते हैं ऐसी ही अफवाहों का शिकार पिछले चुनावों में बीजेपी हो चुकी है। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठ फैलाया था और उस वजह से उन्हें सपोर्ट मिला, तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसे अभियान की ज़रूरत है, जागरूकता अभियान की, जो हर एक इंसान, हर एक कार्यकर्ता समाज के उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस बहकावे में आ जाते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस द्वारा फैलाया गया था कि आरक्षण को ख़त्म कर देगी, उसमें कुछ हाथ हमारे बीजेपी नेताओं का भी था, जिन्होंने कह दिया कि अब की बार 400 पार। तो उसको लेकर के एक भ्रांति पैदा कर दी उन्होंने पूरे देश में, और उसका लाभ कांग्रेस को मिल गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अब की बार 400 पार होके रहेगी, चौथी बार। और जो भ्रांतियाँ फैला रही है कांग्रेस, तो भारत से मुक्ति हो चुकी है, मान लो आप। धरातल पे जीरो हो गई है। कांग्रेस की नीतियाँ कुछ भी नहीं है। वो दलितों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का वोट बैंक समझ करके उनका शोषण करती आ रही है। नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति के लिए इतना विकास किया है कि आज हमारी आदिवासी बहनें नासा से अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित कर रही है बैठी हुई। हमारे बहुत से भाई प्रोफेसर बन गए, कुलपति बन गए। हमारी एक बहन है जो राष्ट्रपति बन गई भारत की। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही संभव है कि जनजाति का व्यक्ति कहाँ पहुँच पा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि, और भजनलाल सरकार को भी ये धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो आज इन्होंने एक फैसला लिया था 2-3 दिन पहले कि 2 बीघा ज़मीन पे भी तारबंदी के पैसे दिए जाएंगे। क्यों, पहले 6 बीघा का था ये, और जिसमें कई बार हो गए थे, एक परिवार के टुकड़े हो जाते हैं, फिर उनके 1-1 बीघा 2-2 बीघा ज़मीन आती है, तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब हर आदिवासी को वो तारबंदी का लाभ मिलेगा। उनको जो प्रधानमंत्री की योजना है, किसान योजना, उसमें 2-2 हज़ार रुपये हर 4 माह में मिलते हैं। अब 8,000 हो गए, अब 12,000 करने जा रही राजस्थान सरकार, उसके लिए धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से इन झूठ और अफवाहों को बिल्कुल बेकार साबित कर दिया है। खुद उसी जनजाति से आने वाले व्यक्तियों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सभी ने एक बात कही कि अगर बीजेपी सरकार है तो उनका विकास संभव है, नहीं तो कांग्रेस के अंदर तो लूट मची थी, लूट मची है और लूट ही मची रहेगी, और जल्द से जल्द भारत मुक्त होने वाला है कांग्रेस से। इन्होंने इस बात पर मोहर भी लगा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बात और किस कोने तक जाएगी, क्योंकि आप ये वीडियो शेयर करने वाले हैं सभी के साथ, तो कर दीजिएगा। ये मैसेज हर उस इंसान तक पहुंच जाना चाहिए जो इन अफवाहों और झूठ का शिकार था अभी तक। कैसा लगा ये बताना ना भूलेगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।